डीमन स्लेयर सीजन 4 एपिसोड नंबर 5। एपिसोड की शुरुआत मित्सुरी से होती है। तांजीरो मित्सुरी से ट्रेनिंग लेने के लिए मित्सुरी के घर पहुंच जाता है, जहां पर मित्सुरी तांजीरो को अपने हाथों से पैनकेक खिलाती है। पैनकेक खाकर तांजीरो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद मित्सुरी तांजीरो को बेली डांसिंग की ड्रेस पहनने बोलती है। हम देखते हैं कि जितने भी डीमन स्लेयर मित्सुरी के पास ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, सभी ने बेली डांसिंग की ड्रेस पहनी हुई होती है। उस ड्रेस को पहनकर सभी डीमन स्लेयर्स को बहुत शर्म आ रही होती है। मित्सुरी सभी को शुरुआत में डांसिंग प्रैक्टिस करवाती है, फिर सभी को प्रॉपर स्ट्रेचिंग करने के लिए कहती है। मित्सुरी एक डीमन स्लेयर की स्ट्रेचिंग में हेल्प भी करती है, जिसमें उस बेचारे डीमन स्लेयर की जान निकल जाती है। ये देखकर सभी डीमन स्लेयर डर जाते हैं। अगली बारी तांजीरो की होती है। मित्सुरी सेम स्ट्रेचिंग तांजीरो के साथ भी करती है, जिसमें तांजीरो के भी चीखें बाहर आ जाती हैं। अगले सीन में तांजीरो मित्सुरी की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ओबेनाई के पास पहुंचता है, जहां पर ओबेनाई पहले से ही तांजीरो का वेट कर रहा होता है। ओबेनाई तांजीरो पर पहले ही भड़का हुआ होता है, क्योंकि ओबेनाई को तांजीरो के आने से पहले मित्सुरी का एक लेटर मिलता है, जिसमें मित्सुरी ओबेनाई को बताती है कि उसे तांजीरो के साथ ट्रेनिंग करके बहुत मजा आया। ऊपर से तांजीरो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। ओबेनाई मित्सुरी को पसंद करता है, पर तांजीरो को मित्सुरी के साथ मजे करते हुए दिखाकर ओबेनाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता है। ओबेनाई तांजीरो से कहता है, मैं मित्सुरी की तरह तुम्हारे साथ मजे करने नहीं आया हूँ, तुम्हारी ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाली है। ये सुनकर तांजीरो थोड़ा नर्वस हो जाता है। आगे ओबेनाई तांजीरो को उसकी ट्रेनिंग के बारे में बताता है। हम देखते हैं कि ओबेनाई ने पहले से ही बहुत सारे डीमन स्लेयर्स को बांध कर रखा होता है। वो तांजीरो से कहता है, तुम्हें इन डीमन स्लेयर्स को बचाते हुए अपनी तलवार चलानी है, जिससे तुम अपनी शॉर्ट स्किल्स को अच्छा कर सको। तांजीरो उन बंधे हुए डीमन स्लेयर्स के बारे में पूछता है कि इन्होंने क्या किया है, कोई क्राइम व्राइम तो नहीं किया। इस पर ओबेनाई तांजीरो को डराते हुए कहता है, ये लोग कमजोर हैं, यही इनका सबसे बड़ा क्राइम है, इन्होंने मेरा टाइम वेस्ट किया है। ओबेनाई की बात सुनकर तांजीरो थोड़ा डर जाता है। इसके बाद तांजीरो की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ओबेनाई तांजीरो को एक लकड़ी की तलवार देता है और सबसे पहले उसे प्रैक्टिस करके दिखाता है। हम देखते हैं कि ओबेनाई बंधे हुए डीमन स्लेयर्स के बीच से अपनी तलवार तेजी के साथ निकालता है। ये देखकर तांजीरो चौंक जाता है। अगली बारी तांजीरो की होती है। बंधे हुए डीमन स्लेयर्स की बहुत ही ज्यादा फट रही होती है कि कहीं तांजीरो उन्हें तलवार से न मार डाले। आगे तांजीरो हिम्मत करके अपनी तलवार को बड़े ही ध्यान से डीमन स्लेयर्स के बीच से निकालता है। तांजीरो को इतना ज्यादा ध्यान से तलवार चलाते हुए देखकर ओबेनाई तांजीरो पर गुस्सा होने लगता है। इसके बाद ओबेनाई तांजीरो को खुद के साथ लड़ने के लिए कहता है। तांजीरो ओबेनाई से लड़ते हुए बंधे हुए डीमन स्लेयर्स के बीच से मारने में हेजिटेट करता है, जिसकी वजह से ओबेनाई बार बार तांजीरो को मार रहा होता है। तांजीरो सोचता है, ऐसे ट्रेनिंग करना बहुत ही ज्यादा कठिन है, मुझे ओबेनाई से लड़ते हुए इन डीमन स्लेयर्स की चिंता करनी छोड़नी होगी, वरना ये मुझे पेड़ डालेगा। ओबेनाई की स्वॉर्ड स्किल्स मुझसे बहुत ज्यादा अच्छी हैं। उसके अलावा ओबेनाई की तलवार एक सांप की तरह मुड़ भी जा रही है। हम देखते हैं कि ओबेनाई भी एक लकड़ी की तलवार यूज कर रहा होता है, और वो तलवार भी एक असली तलवार के जैसे मुड़ रही होती है। ये देखकर तांजीरो हैरान हो जाता है। तांजीरो सोचता है, ओबेनाई की तलवार एक सांप के जैसे किसी भी छोटे गैप से भी निकल सकती है। ऊपर से जब मैं ओबेनाई पर हमला करने की सोचता हूँ, तो ये बेचारे डीमन स्लेयर मुझे बार बार हमला करने से रोक रहे हैं। इससे मैं और ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। दूसरी तरफ ओबेनाई बार बार तांजीरो को अपनी तलवार से मार रहा होता है। तांजीरो सोचता है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं इतनी ज्यादा टेंशन में लड़ रहा हूँ। अगर मैंने तलवार एकदम सही से नहीं चलाई तो बेचारे डीमन स्लेयर्स को चोट लग जाएगी। अगले सीन में ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। तांजीरो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा होता है। तांजीरो को देखकर दूसरे डीमन स्लेयर्स भी प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। शाम को सभी लोग थक जाते हैं। सभी डीमन स्लेयर्स को कहीं न कहीं चोट लगी होती है। जैसे ही वो नहाने जाते हैं तो हम देखते हैं कि उन्हें नमक मिला हुआ पानी मिलता है। ये देखकर सभी डर जाते हैं और हिम्मत करके पानी में कूद जाते हैं। जैसे ही नमक उनके घाव पर लगता है तो वो चिल्लाने लगते हैं, आए मर गया, अरे अम्मा। अगले दिन ट्रेनिंग फिर से शुरू हो जाती है। अगले 2-3 दिन ऐसी ही ट्रेनिंग चलती रहती है। तांजीरो अभी भी ओबेनाई से लड़ने का तरीका नहीं निकाल पाता। तांजीरो सोचता है, मुझे केवल ओबेनाई पर ध्यान देना चाहिए, बाकी के डीमन स्लेयर्स में नहीं। अगर असली लड़ाई में मेरी तलवार किसी पत्थर या पेड़ से अटक गई तो ये बहुत ही ज्यादा घातक साबित हो सकता है, इसलिए मुझे पेड़ पौधों और पत्थर से बचकर लड़ना होगा। यहाँ पर पेड़ पौधे और पत्थर ये बंधे हुए डीमन स्लेयर्स हैं। ये सेम एक जंगल में लड़ने जैसा है। इसके बाद तांजीरो अपने चारों ओर एक जंगल को इमेजिन करके ओबेनाई से लड़ने लगता है। अब तांजीरो ओबेनाई के हमलों को अच्छे से देख पाता है और उन्हें काउंटर भी कर पा रहा होता है। तांजीरो ओबेनाई से लड़ते हुए हमला करता है और ओबेनाई की ड्रेस को पीछे से फाड़ डालता है, जिसके बाद ओबेनाई तांजीरो को अगली हाशिया ट्रेनिंग पर जाने की परमिशन दे देता है। जाते वक्त ओबेनाई तांजीरो से कहता है, चल निकल यहाँ से, अगली बार अगर तुम मित्सुरी के पास भी दिखाई दिया तो मैं तुझे जिंदा काट डालूंगा। ओबेनाई के साथ 4 दिन ट्रेनिंग के बाद तांजीरो अगली हाशिया ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है। अगली ट्रेनिंग
तांजीरो की विंड हाशिरा सानेमी के साथ होती है। तांजीरो सानेमी के पास जा रहा होता है, तभी अचानक से वहाँ पर जेनित्सु आ जाता है, जो तांजीरो से उसे बचाने के लिए कहता है, भाई भाई बचा ले भाई, ये भाई बचा। अचानक से जेनित्सु को देखकर तांजीरो डर जाता है। जेनित्सु तांजीरो को बताता है कि ट्रेनिंग की वजह से भाई मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ और बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक रैंक कर आया हूँ भाई। जेनित्सु और कुछ बोल पाता तभी वहाँ पर सानेमी भी आ जाता है। सानेमी जेनित्सु से कहता है कि चुपचाप ट्रेनिंग पर वापस चल या फिर मेरे हाथों मारा जा। ये सुनकर जेनित्सु और ज्यादा डर जाता है। इसके बाद सानेमी जेनित्सु को मारकर बेहोश कर देता है और तांजीरो से उसे उठाकर ट्रेनिंग पर जाने के लिए कहता है। तांजीरो रास्ते में सानेमी से कहता है कि आपका शुक्रिया, मैं आपकी ट्रेनिंग के लिए एक कदम रेडी हूँ। इस पर सानेमी कहता है, ज्यादा मत उछल, ये तो मास्टर का ऑर्डर है, इसीलिए मैं तुम्हें ट्रेन कर रहा हूँ, वरना मैं तुम जैसों को मुंह भी नहीं लगाता। इस पर तांजीरो कहता है, सही बात है, मुझे भी ट्रेनिंग करनी है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं अभी तक नहीं भूला हूँ कि तुमने नेजुको को तलवार से मारा था। ये सुनकर सानेमी भी हैरान हो जाता है। आगे सानेमी की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। सानेमी की ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा कठिन होती है। सभी डीमन स्लेयर्स अपनी पूरी ताकत के साथ सानेमी पर हमला करते हैं और सानेमी बड़ी ही आसानी से उन सबको कूट देता है, जिसकी वजह से कुछ लोग तो बेहोश भी हो जाते हैं। तांजीरो सोचता है, सानेमी से बढ़िया तो ओबेना ही था, कम से कम वो बीच में ब्रेक तो दे रहा था। अब जब जेनित्सु को होश आया है तो वो मुझे ब्लेम करेगा कि मैं उसे यहाँ वापस लेकर आया हूँ। ऊपर से सानेमी जानबूझकर मुझ पर और ज्यादा गुस्सा निकाल रहा है। अगर मैंने थोड़ा भी ध्यान नहीं रखा तो मैं बहुत ज्यादा घायल हो जाऊंगा और फिर से बेड पर पहुंच जाऊंगा। जैसे तैसे करके पहले दिन ट्रेनिंग का खत्म हो जाता है। ट्रेनिंग के बाद तांजीरो अपने रूम की तरफ जा रहा होता है। तांजीरो की पूरी बॉडी पर बहुत सारे चोट के निशान लगे हुए होते हैं। तभी तांजीरो को गेन्या की आवाज सुनाई देती है। तांजीरो गेन्या की आवाज फॉलो करते हुए उसके पास पहुंच जाता है और छिपकर उसकी बात सुनने लगता है। हम देखते हैं कि गेन्या अपने बड़े भाई सानेमी से बात कर रहा होता है, पर सानेमी उसे बात करने से इनकार कर देता है और कहता है, मेरा कोई छोटा भाई नहीं है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। सानेमी की बात सुनकर गेन्या डर जाता है। तांजीरो सोचता है, इन दोनों के बीच जो भी चल रहा है वो मेरी फैमिली से तो बहुत ही अलग है, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। आगे सानेमी गेन्या से कहता है कि जितना मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, चुपचाप डीमन स्लेयर कॉर्प छोड़ दो। जो आदमी ब्रीदिंग टेक्निक यूज नहीं कर सकता है उसे खुद को स्वॉर्डमैन कहने का कोई हक नहीं है। गेन्या चुपचाप सुनता रहता है। इसके बाद सानेमी वहाँ से जाने लगता है। गेन्या कहता है, मैं तुमसे हमेशा ही माफी मांगना चाहता था, मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए एक डीमंस को भी खाना शुरू कर दिया है। जैसे ही सानेमी ये बात सुनता है वो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और तेजी के साथ गेन्या की आंखों पर हमला करता है, पर तांजीरो सही समय पर आकर गेन्या को बचा लेता है। हम देखते हैं कि बाकी के डीमन स्लेयर बाहर बैठकर आराम कर रहे होते हैं। तभी तांजीरो और गेन्या दोनों बाहर आकर गिरते हैं। जेनित्सु सभी डीमन स्लेयर से कहता है कि सानेमी वापस आ रहा है, चलो चलो फिर से बेहोश होने की एक्टिंग करते हैं, वरना ये दरिंदा अपन को पेल देगा। इसके बाद सभी डीमन स्लेयर्स बेहोश होने की एक्टिंग करने लगते हैं। जेनित्सु छुपकर देखता है कि ये तो तांजीरो है जो सानेमी से लड़ने वाला है। ये देखकर जेनित्सु के पसीने छूट जाते हैं। तांजीरो सानेमी से कहता है, आखिर तुम गेन्या को क्यों मारना चाहते हो? इस पर सानेमी कहता है, बिल्कुल नहीं, ये डीमन स्लेयर कॉर्प के रूल्स के खिलाफ है। मैं गेन्या को ऐसे मारूंगा कि वो कभी रिकवरी न कर पाए, पर अगर वो डीमन स्लेयर कॉर्प छोड़ देता है तो मैं उसे माफ कर दूंगा। इस पर तांजीरो सानेमी से कहता है, तुम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते, तुमने खुद ही कहा था तुम्हारा कोई छोटा भाई नहीं है, पर तुम्हें उससे क्या करना है? चाहे उसके पास कोई टैलेंट हो या नहीं हो, ये उसका फैसला है कि वो अपनी जान को जोखिम में डालकर डीमन से लड़ना चाहता है या नहीं। अगर तुम कहते हो कि तुम उसके बड़े भाई नहीं हो तो फिर मैं तुम्हें गेन्या पर हमला करने नहीं दे सकता हूँ। तांजीरो की बात सुनकर गेन्या चौंक जाता है और कहता है, तुझ में बहुत कूदा है। आगे तांजीरो कहता है, गेन्या के बिना हम अपर रैंक डीमंस को हरा नहीं पाते, मैं तुम्हें उसे हर्ट नहीं करने दूंगा। तांजीरो की बात सुनकर सानेमी कहता है, हो गया तुम्हारा, ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही ठिकाने लगाता हूँ। इसके बाद सानेमी तांजीरो को एक जोरदार पंच मारता है, पर हम देखते हैं कि तांजीरो उस पंच को रोकने में कामयाब हो जाता है और पलटकर एक किक सानेमी के गर्दन पर मारता है। ये देखकर सभी डीमन स्लेयर्स चौंक जाते हैं। सानेमी कुछ देर के लिए तांजीरो को छोड़ देता है। तांजीरो जेनित्सु से गेन्या को बचाने के लिए कहता है। जेनित्सु कहता है, अबे तू पागल हो गया, अपने लपड़े में मुझे क्यों खींच रहा है, मेरा नाम मत ले, अगर सानेमी ने मुझे देख लिया तो मेरा तो काम तमाम हो जाएगा। तांजीरो जेनित्सु से बात कर ही रहा होता है, तभी सानेमी तांजीरो को एक जोरदार किक मारता है। तांजीरो उससे बाल बाल बच जाता है, पर उसके कान से खून आने लगता है। सानेमी तांजीरो से कहता है, ठीक है, तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है तो चलो तुम्हें निपटा देते हैं आज। उधर जेनित्सु गेन्या को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है और कहता है कि
जब दो लोग आपस में बहस कर रहे हो तो एक को वहाँ से दूर रहना चाहिए, इसी में हमारी भलाई होती है। आगे जेनित्सु कहता है कि ये राक्षस तुम्हारा भाई है, इससे बढ़िया तो मैं अकेला ही हूँ। ये सुनकर गेन्या जेनित्सु को मुक्का मारता है और कहता है साले मेरे बड़े भाई की बेइज्जती मत कर। उधर सानेमी तांजीरो को मार रहा होता है और सभी डीमन स्लेयर्स सानेमी को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये सीन शाम तक ऐसे ही चलता रहता है। शाम को तांजीरो का कासुगाई क्रो भी तांजीरो पर गुस्सा करता है। इस इंसिडेंट के बाद तांजीरो की सानेमी के साथ ट्रेनिंग कैंसिल कर दी जाती है और तांजीरो को सानेमी से दूर रहने के लिए कहा जाता है। तांजीरो ने ये सब गेन्या के लिए किया था, पर सानेमी अभी भी गेन्या से बात नहीं करता। अगले दिन जेनित्सु और तांजीरो दोनों स्टोन हाशिरा ट्रेनिंग के लिए निकल जाते हैं। तांजीरो जेनित्सु से कहता है कि मैंने फालतू में ही पंगा लिया, आखिर सब कुछ सही चल रहा था। जेनित्सु तांजीरो से कहता है मैं तो तुम्हें देखकर हैरान हो गया जब तुम सानेमी के साथ बराबरी पर लड़ाई कर रहे थे, ये बहुत कमाल की बात है। इसके बाद जेनित्सु गुस्सा करने लगता है कि आखिर स्टोन हाशिरा का घर इतनी दूर जंगल में क्यों है। थोड़ी दूर चलकर उन्हें एक झरना दिखाई देता है जिसमें कुछ डीमन स्लेयर्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और इनमें हमारा प्यारा इनोसुके भी होता है। हम देखते हैं कि झरने के सामने स्टोन हाशिरा ग्यू में आग के अंदर बैठकर ध्यान लगा रहा होता है। उसे देखकर जेनित्सु और तांजीरो दोनों की फट जाती है। गेन्या कहता है कि अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लें तो ये आग भी ठंडी लगती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा।